दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल की ओर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो कि आरआरबी द्वारा आयोजित परीक्षा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर थी, उसका एग्ज़ाम हुआ था 10 सितंबर 2025 को और मैंने भी उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि लॉ बैकग्राउंड के थे और भी कई एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट्स इस पेपर में बैठे हैं और उनको जिज्ञासा है कि हमारा आंसर कैसे सही रहेगा या गलत रहेगा। तो दोस्तों आज हम प्रोफेशनल एबिलिटी के जो उसके क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस दोस्तों हमको जो है प्राप्त हुए हैं, तो जिसके अंतर्गत मैं आपसे वह क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या सही क्या गलत है। और अपनी मेमोरी के हिसाब से अगर आपको और क्वेश्चंस आपको अगर ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 35 क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही है और उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर प्रोफेशनल एबिलिटी में बनेगा। तो देखिए पहला सवाल है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मतलब कि कौन से एक्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंदर अप्लाई नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सब एक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था जो इन तीनों में से अलग था, तो वो वाला ऑप्शन इसमें जो है सही माना जाएगा। अब सर्टिफिकेट जो मिलता है ट्रेड यूनियन के अंदर वो क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है। ये भी एक सवाल आया हुआ था। उसके बाद फंड्स डिवाइड, मतलब फंड्स डिवाइड कौन करेगा, रजिस्ट्रार डिवाइड करेगा। चौथा सवाल था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो मतलब कितने महीने के अंदर जो है गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। तो उसका सही आंसर था 6 महीने के अंदर। पांचवा सवाल था कंडीशंस फॉर रिट्रेंचमेंट के ऊपर, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से था। ठीक है, अब इसके बाद मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट से सवाल था कि कितनी कॉपी दी जाएंगी, तो 5 कॉपीज़ दी जाएंगी, तो उसका 5 कॉपी सही आंसर था। अब टाइम आफ्टर नोटिस सेक्शन 5 स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इसमें 15 दिन की नोटिस का टाइम था। अब 8वां सवाल था सेक्शन 6 ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉयर, तो 10% कंट्रीब्यूशन करेगा। वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वेजेस इन करेंसी पेमेंट होगा। अब वेजेस इन काइंड, इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या था कि किस प्रकार मतलब कि वेजेस जो है कौन सी वेजेस में शामिल की जाएंगी, नहीं शामिल की जाएंगी, इसके ऊपर सवाल था। फिर उसके बाद अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, मतलब अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें जो है सवाल था कि अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी किसको माना जाएगा। 2-4 कंडीशंस दी हुई थी, उसका जवाब आपको देना था। सेक्शन 5 ड्यूरेशन एक्सपायरी ऑफ 7th, मतलब ये जो है आपका 7वें दिन की एक्सपायरी के अंदर आपको पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब वेजेस को पेमेंट कर देना है। यही जो है इसमें था 1000 एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर आपकी जो है वो है कंपनी है तो। 13वें नंबर का सवाल था पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स माइंडसेट, मतलब इंस्पेक्टर्स के पावर्स क्या थे, मतलब इसमें रीजनेबली घुस सकते हैं, अनरीजनेबली जा सकते हैं और जो है मतलब कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सीज कर सकती, सब चीज़ें थी जो है। 14वें नंबर का सवाल था कमिश्नर कौन हो सकता है, जज विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का सवाल ऐसे एक था। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे आते हैं, तो 1000 रुपये जिसका जो मेडिकल बोनस है वो वाला सवाल था मेडिकल बोनस का। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 6 महीने की नोटिस आपको दी जानी चाहिए, आपको दे देनी चाहिए छुट्टी लेने से पहले। ठीक है, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का सेक्शन 6 का सवाल था एक। ठीक है, सर्विसेज फॉर ग्रेचुटी का सवाल था। ठीक है, सर्विसेज कितनी हो जानी चाहिए। और 19 नंबर पे फीस ऑक्यूपायर देगा जो है, ये फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 69 का सवाल था। ठीक है, और एक सवाल था जो है आपका होइस्ट्स एंड लिफ्ट्स का सवाल था। ठीक है, और एक सवाल आपका होइस्ट्स एंड लिफ्ट का सवाल था कि कौन सी कंडीशन होइस्ट्स और लिफ्ट्स में जो है आपकी वो की जाएगी, मतलब मानी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या क्या होइस्ट्स एंड लिफ्ट में रहेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऊपर एक सवाल था कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको नोटिस देंगे। ठीक है, उसके बाद एक सवाल था सेक्शन 72 ऑफ माइंस एक्ट का। ठीक है, उसमें ऑब्लिगेशन पूछा था कि ऑब्लिगेशन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 22। फिर है इंसॉल्वेंसी का एक सवाल था। ठीक है, अब इंश्योरेंस स्कीम पे एक सवाल था। ठीक है, और एक सवाल आपका जो है एक्सक्लूजन्स पे भी था दोस्तों, एक सवाल आपका एक्सक्लूजन्स पे भी था, मतलब जो आरटीआई एक्ट है उसके एक्सक्लूजन्स पे एक सवाल था दोस्तों। ठीक है, अब सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसमें जो है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स, उसका सेक्शन पूछा था। फिर मेडिकल जो है
एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा, फॉरफिटेड रहेगा अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने नहीं गया है तो वो केस मतलब इसमें वो सवाल था। 28वें नंबर पे पेंशन रूल से सवाल पूछा था। फिर पेंशन टू डिपेंडेंट फॉर फ्यूचर वगैरह, मतलब पेंशन टू डिपेंडेंट्स, अगर डिपेंडेंट्स नहीं है या फिर मान लो नॉमिनेशन नहीं है तो किसको पेंशन दी जाएगी, क्या दी जाएगी, इसका सवाल पूछा था। कंप्यूटर से आपके सवाल थे, एक्सेल का शॉर्टकट पूछा था, वर्ड का शॉर्टकट पूछा था, सेव और सेव एज से सवाल था। और आपका जो है वेजेस नॉट डायरेक्टली पेड, मतलब वेजेस किसको जो है पेड नहीं की गई हैं जो है, उस पे भी आपका एक सवाल था। ठीक है, मतलब वेजेस नॉट डायरेक्टली पेड किसको नहीं दी जाएंगी, मेन वुमेन इलीगल, ये सब जो है था। और एक सवाल दोस्तों आपका फैक्ट्रीज एक्ट से और था, वो था मतलब कि फैक्ट्रीज एक्ट पे हाँ मतलब कि इमरजेंसी केसेस में कितने दिन का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, वो है 3 महीने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जो कि मैंने आपको बताने चाहे। अगर इन लगभग 35 सवालों में से, मतलब 35 सवालों में से दोस्तों अगर आपके 30 भी सही हैं, 30-31 के आसपास अगर आपके सही हैं, मतलब अगर आपके 30 नहीं, अगर मान लीजिए कि आपके 26 से लेके 30 के बीच में सही हैं, तो मान के चलिए कि आप एक गुड रेंज में हैं, मतलब आप जो है कंपटीशन में हैं अभी, क्योंकि प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब आपने इतने में से सही किया है अगर, तो और भी जो बचे हुए मान लीजिए जो 16 सवाल हैं, भाई पूरे तो कोई कर नहीं पाया होगा, मान लो किसी ने 45 किया होगा, किसी ने 40 किया होगा, तो उसमें भी आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना आपका स्कोर इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी में रहने वाला है दोस्तों। तो यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि मैंने आपको मतलब अपने हिसाब से कई जगह से डेटा गैदर किया और पता चला कि क्वेश्चंस में इस तरह के पेपर में सवाल आए हुए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर किसी ने 50 सवाल किए हैं ना, तो उसके गलत ज़्यादा होने के चांसेस रह जाते हैं, लेकिन अगर आपने जो है दिमाग लगा के, तुक्का नहीं लगा के 40 से लेके 45 के बीच में अगर अटेम्प्ट कर दिया है तो ये एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, गुड अटेम्प्ट रहेगा। और इसमें अगर आपके जो है 40 से 45 के बीच में मान लीजिए कि आपके 30 से 31 नंबर भी आ जाते हैं, तो ये आपके गुड मार्क्स माने जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि पेपर प्रोफेशनल एबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इनसाइट से पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स अपने जारी रखिए, और भी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं मेरे इसमें से आप उनको बता सकते हैं नीचे लिख के, कौन से क्वेश्चंस जो है आपको याद हैं और इसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, तो हमको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।